आप सभी को याद ही होगा कि अभी बीते शनिवार को हम सभी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के दिन जनजाति गौरव दिवस मनाया था। हम सब ने बिरसा मुंडा जी के बारे में तो जान लिया कि वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे तथा उन्होंने अपने लोगों को एकत्रित कर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था। तो अब चलिए हम जनजाति गौरव दिवस को समझते हैं। जनजाति गौरव दिवस राष्ट्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय की एक नई पहल है, जिसमें हमारे विद्यालय में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोगों को जनजातियों के देश की स्वतंत्रता तथा संस्कृति में दिए गए योगदानों से रूबरू करवाया जाता है। तो चलिए हम भी जनजाति गौरव दिवस के बारे में जानते हैं। ये 15 नवंबर से लेकर आगामी 26 नवंबर तक सेलिब्रेट किया जाएगा। सबसे पहले हम जनजाति शब्द को समझते हैं। जनजाति शब्द का अर्थ होता है वह लोग जो किसी एक ऐसे समुदाय से जुड़े हों जिसके कुछ खास विशेष नियम हो तथा परंपराएं हों जो इन्हें बाकी लोगों से भिन्न बनाती हैं। भारत देश में जनजाति शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो अपने वातावरण से जुड़े रहते हैं तथा अपने प्राकृतिक सौंदर्य को नहीं त्यागते। वे प्रकृति से जो भी लेते हैं वही उसे देते हैं। वे उससे सदा मिलकर रहते हैं। हमारी तरह नहीं कि पाश्चात्य संस्कृति को मान ले और अपनी संस्कृति को भूल जाएं। हम जब कहते हैं ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो ये जो डाइवर्सिटी है ये इन्हीं जनजातियों की वजह से ही है। अब आप मानिए कि हमारे जो 8 क्लासिकल डांसेस हैं भारत के, उनमें से 4 माने कि आधे तो ट्राइबल्स के ही हैं, जनजातियों के ही हैं, और हमारी जो 22 भाषाएं हैं उनमें से 6 इन ट्राइबल्स के द्वारा ही उपयोग की जाती हैं। क्या आप सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते, क्योंकि ट्राइबल्स की भाषाएं तो 1900 से भी अधिक हैं, लेकिन हमारे संविधान में मात्र 6 को ही मान्यता दी गई है। ट्राइबल्स ने जितना ध्यान और जितना कार्य हमारे देश में किया है उतना शायद किसी और ने नहीं दिया। अब हम समझते हैं कि उनका गौरव क्या है, उनका इतिहास। जब हम जनजाति शब्द को देखते हैं ना तो हमारे मन में सबसे पहले एक जंगल का सीन आता है कि चारों तरफ पेड़ पौधे और हरियाली है। लेकिन जनजातियां भारत के अलग अलग भूभागों में रहती है। जैसे जम्मू कश्मीर में गर्दी नामक एक जनजाति रहती है जो पहाड़ों के किनारे अपनी गाय भैंसे चराते हैं। क्या वहां पर कोई जंगल है? नहीं ना। चाहे कितनी भी बर्फ पड़े वो वहीं पर रहते हैं, अपनी प्रकृति को नहीं ताकते, अपने वातावरण को वो कभी छोड़ते नहीं है, वहीं पर रहते हैं। अब चलते हैं अहोम की तरफ। अहोम एक ऐसी जनजाति है जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम और अरुणाचल प्रदेश में रहती है। वहां पर वे जो भी लेते हैं वे ब्रह्मपुत्र नदी से ही पाते हैं, और जो कुछ भी देते हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी के लिए ही करते हैं। इनका इतिहास भी काफी गौरवशाली रहा है, हम इसको आगे समझेंगे। अब हमारे राजस्थान में ही देख लीजिए, यहाँ पर बंजारे रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सदा घूमते ही रहते हैं। हालांकि उन्हें जनजाति नहीं कह सकते, लेकिन वो कम से कम एक ऐसा समुदाय है जिसके खास विशेष नियम हैं। वे कभी एक जगह पर नहीं रुकते और हमेशा जो भी लेते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए ही दे देते हैं। पुष्कर में एक मेला भी लगता है जहाँ पर जानवरों की खरीदारी होती है, वहां पर भी आप बंजारों को देख सकते हैं। अब चलिए बंजारों के इतिहास को समझते हैं। मात्र बंजारों के ही नहीं बल्कि पूरी जनजातियों के इतिहास को समझते हैं। हमने बात करी थी अहोम जनजाति की। आपको शायद से पता होगा कि एनडीए में सबसे बेस्ट कैडेट को दिए जाने वाले अवार्ड का नाम है लचित बोरफुकान गोल्ड मेडल। लचित बोरफुकान अहोम जनजाति के एक नेता रहे। वे एक ऐसे विरले नेता थे जिन्होंने 16वीं शताब्दी में सराय घाट की लड़ाई में औरंगजेब को हराया था। भले ही अहोम की सेना काफी छोटी थी, लेकिन उन्होंने छापामार युद्ध नीति में महारत हासिल कर रखी थी, और जिसे हम आज कहते हैं गुरेला वॉरफेयर, उसकी शुरुआत भी शायद अहोम साम्राज्य से ही मानी जाती है। इसीलिए लचित बोरफुकान की बहादुरी एवं वीरता को ध्यान में रखते हुए इस गोल्ड मेडल का नाम लचित बोरफुकान गोल्ड मेडल दिया गया है। अब चलते हैं गोंडवाना साम्राज्य की तरफ। जैसा कि अभी आपको 7th A के बच्चों ने बताया था कि गोंडवाना दंडकारण्य की जगह पर आता है, जहाँ पर आज का झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश है। वहां पर लोग खेती बाड़ी करते थे। युद्ध का उनको ज्यादा अभ्यास नहीं था, युद्ध वो करते भी नहीं थे, काफी शांतिप्रिय लोग थे। लेकिन जब अकबर ने गोंडवाना पर हमला किया तो वहां के लोगों को भी हथियार उठाने पड़े, और उनका नेतृत्व किया था रानी दुर्गावती ने। रानी दुर्गावती ने काफी बहादुरी से अकबर की विशाल सेना का सामना